तो चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे की। अभी आपके उत्तराखंड की कोई एग्ज़ाम है, इवन आपको उत्तराखंड को अगर जानना है तो ये लेटेस्ट डेटा है आपके लिए। आप चाहे मेंस में आपको कोट करना है, प्रीलिम के लिए कुछ चाहिए, ऐसे ही इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो अभी इकोनॉमिक सर्वे, इसके जस्ट एक दो दिन बाद आपका बजट का सेशन आ जाएगा, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। इकोनॉमिक सर्वे देखिए कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन में आपसे बोलूँ तो एक रिपोर्ट कार्ड है आपका। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है, आप बताइए कि मेरे सामने किसी का रिपोर्ट कार्ड है, मुझे पता है कि इसके मैथ्स में इतने नंबर हैं, फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतना है, ठीक है, सोशियोलॉजी या फिर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी है पूरा मैंने देख लिया। अब उसमें बस एक आंकड़ा है कि 100 में से 70 नंबर हैं इसके मैथ्स में, तो मैं मान के चलूँगा कि अच्छा मैथ्स में ठीक ठाक है। ऐसे ही इंग्लिश में मुझे पता चला कि 90 नंबर है आउट ऑफ 100, तो मुझे सिर्फ डेटा से ही पता चल गया कि यार इंग्लिश इसकी अच्छी है। ऐसे ही कि मुझे पता चला कि यार हिंदी में इसके 100 में से हार्डली 40 नंबर है, मतलब मुश्किल से ही पास हुआ है, तो हिंदी थोड़ी सी इसकी टाइट है। तो सिंपली इसमें क्या है कि आप सिर्फ आंकड़ों से उसी से जज कर लेते हो कि क्या स्थिति है, वरना सरकार है वो अपनी जो अच्छी अच्छी बातें बताती है, इतनी सारी स्कीम चलाती है, तो आप अगर उसके बेस पे जाओ जज करने सरकार को तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। या फिर जो मीडिया में क्रिटिक बैठते हैं सरकार के, अगर आप उनकी तरफ जाओ या फिर विपक्ष की तरफ जाओ तो वो हर चीज़ लगभग खराब बताएंगे, तो उस हिसाब से तो फिर पूरे राज्य तबाह हो गया है, तो फिर इतनी ग्रोथ या फिर राज्य धीरे धीरे बढ़ कैसे रहा है। तो उसके लिए चाहिए आपको ऑब्जेक्टिविटी, कुछ डेटा जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। आप लोगों की बात सुनना ना सुनना वो अलग चीज़ है, सिंपली क्या है कि आंकड़े अपने आप में ज़्यादा चीज़ें सही बता देंगे। अब आंकड़े अपने आप में सही हैं या नहीं है उसकी हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन एज ऑफ नाउ बिलीव तो हमें इसी में रखना पड़ेगा कि भाई आंकड़े के हिसाब से हम चलते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे पूरा डेटा का ही खेल है। जो सेंट्रल का सर्वे होता है उसमें तो वो थोड़ी सी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी स्टडी करते हैं। जैसे एक दो साल पहले थाली इकोनॉमिक्स उन्होंने स्टार्ट की थी, फिर डीबीटी की बात और रिसोर्स कर्स, ये बहुत अच्छी अच्छी इनोवेटिव चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आती हैं, वो पूरा एनालिसिस देते हैं। लेकिन राज्य में हम मान के चलते हैं कि जितनी भी बड़ी टीम है इन चीज़ों पे उतनी मेहनत वो नहीं करते, है ना। चलिए उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब से राज्य बना, तो राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। तब स्थिति क्या थी? तब आप समझिए यूपी से जस्ट अलग हुआ है, तो जो यूपी की पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, मतलब सब कुछ उसी के हिसाब से हमने मेज़र किया, देखा। तो उस टाइम पे जब आज़ाद हुआ, आज़ाद नहीं सॉरी अलग हुआ, सॉरी ठीक, तो उस टाइम पे 14 से 15 हज़ार करोड़ का यहाँ का जीएसडीपी था। जीएसडीपी अभी आपको समझाएंगे क्या होता है जीएसडीपी। चलिए पहले इसके बारे में बता देते हैं आपसे, जीएसडीपी क्या होता है। तो जीएसडीपी को ही समझते हैं पहले। जीएसडीपी फुल फॉर्म इसकी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल, स्टेट का राज्य हो जाएगा, डोमेस्टिक का घरेलू, और उत्पाद ही होगा, प्रोडक्ट, हाँ यही होगा जीएसडीपी। सिंपली कुछ नहीं है, पूरे राज्य में आप जो भी बना रहे हो या जो भी है पूरे राज्य में उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राज्य में है क्या भाई, उत्तराखंड में एक कृषि होती है, एग्रीकल्चर हमने जोड़ लिया। उसके बाद सपोज ये लैंड है, ज़मीन है, इस ज़मीन पे आप क्या करते हो, या खेती करते हो, वनीकी करते हो, फिशरी करते हो, मछली पालन करते हो, ठीक है, दूध पालन करते हो, तो ये सब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। अब इसी दूध का आपने यहाँ पे पनीर बनाया, ठीक है, पनीर बना। ऐसे ही फिश का आपने लीशियस ब्रांड आता है एक, उसमें अच्छे से पैकिंग की, वो है। फॉरेस्ट के आपने कुछ हैंडीक्राफ्ट ऐसे प्रोडक्ट बना दिए, टोकरी वगैरह बना दी। तो जो एग्रीकल्चर से मिला आपने उसको यहाँ पे प्रोसेस कर दिया, या फिर और कोई संसाधन था, कोई मिनरल्स था, उससे जो मिला आपने उसको प्रोसेस किया, तो वो आपका उद्योग हो जाएगा। उद्योग, फिर आप इसकी आप बिक्री करोगे, ये जो सामान है उसके लिए आप जितना आपको रिसोर्स लगता है वो सब सर्विस सेक्टर हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है, यही हो जाएगा आपका जीएसडीपी। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी है
कि जो जो बन रहा है उसकी क्रोनोलॉजी आप जोड़ के इकट्ठा कर दोगे तो जीएसडीपी। अब जीएसडीपी क्या है? ये राज्य का है, कुल मिला के हिंदी में पूरे राज्य के पास कितना पैसा है, सिंपली ये है। अब उस पैसे को, राज्य का जो पैसा है उत्तराखंड के, हम 1 करोड़ लोगों में अगर बांट देते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें बांट देते हैं, तो हर व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, मीन्स सब में आपने बांट दिया तो कितने रुपए मिलेंगे। तो एक व्यक्ति का जो भी, जिसको जितने पैसे मिल रहे होंगे, वही है आपकी पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। फिर से मैं समझाता हूँ, बस ये 2 चीज़ समझ लो, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर सी हैं। कि जितने भी संसाधन हैं उत्तराखंड में, उसको यूज़ करके आपने 1 साल के अंदर जो भी बनाया, उसकी बिक्री हुई, तो जितना भी वो पैसा इकट्ठा हुआ वो है आपका जीएसडीपी। पूरे राज्य के पास कितना पैसा है। अब जो पूरे राज्य के पास है वो सरकार का थोड़ी है, सभी लोगों का है। तो अब लोगों को आपने सपोज बांट दिया, तो सब लोगों को बांट दिया आपने, 1 करोड़ लोगों को, तो एक व्यक्ति के पास कितना आया है ना, सबके अपने अपने हिस्से हो जाएंगे। तो सबके पास कितना आएगा, सपोज एक व्यक्ति के पास 2,70,000 रुपए आए 1 साल में, तो हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,70,000। मतलब एक व्यक्ति 1 साल में 2,70,000 रुपये कमाता है। सिंपल है, बस ये 2 चीज़ याद रखो, यही है आपका जीएसडीपी। तो कहानी शुरू करते हैं। जीएसडीपी लगभग कितना था, 14 से 15,000 करोड़। मतलब पूरे उत्तराखंड के पास उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 करोड़ रुपए थे 1 साल में, ठीक। और जो आय थी, मीन्स जो कमाई थी लोगों की, मतलब हम 15,000 करोड़ को सब में बांट देते हैं लोगों में, तो वो भी लगभग 14-15,000 निकल के आई। तो लगभग 15,000 रुपये ही 1 साल में एक व्यक्ति कमाता था। दैट मीन्स हर आदमी महीने में लगभग 1100-1200 रुपये, 1,000 रुपये कमा रहा था, ठीक, या उसके पास इतने पैसे थे। अब जैसे ही राज्य अलग हुआ तो सरकार के दिमाग में सबसे पहले था कि भाई हम पहाड़ी अस्मिता के नाम पे, हिल आइडेंटिटी के नाम पे अलग हुए हैं, हमें पहली चीज़ यहाँ जो रिसोर्स है उसको देखना है, क्योंकि 86% पहाड़ है, 14% प्लेन है। तो अब हमारे पास संसाधन पहले से ही कम है भाई। प्लेन एरिया 14% है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है वो सिर्फ 14% है, बाकी हमारे पास पहाड़ है। हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने नहीं हैं, पैसा भी उतना नहीं है। तो हम शुरुआत का जो इकोनॉमिक सर्वे आया 2001 में, उसमें क्या था कि भाई सिंपल सा है कि उत्तराखंड में अभी क्या है प्रेजेंट, बस हमें उस पर ध्यान देना है। तो लोग ट्रेडिशनली खेती करते आ रहे थे, तो हाँ भाई बोला कि खेती होती है पूरे पहाड़ पे, ठीक, तो हम सबसे पहला ध्यान देंगे खेती पे, कृषि पे। अब उद्योग उस टाइम पे उत्तराखंड में नहीं थे, बहुत कम थे या बिल्कुल नहीं थे। तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि 2-4-5 साल में हम उद्योगों पे भी जाएं, क्योंकि कृषि से काम नहीं होगा, कृषि में इतना फ़ायदा है नहीं, मुनाफे की बची नहीं है, हमें इंडस्ट्री की तरफ भी जाना होगा। तो सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सोचना था शुरुआत का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें। फिर ऐसे ही कि जो पहाड़ है वहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है, लेकिन लोग घूमने भी जाते हैं, पिक्चर की शूटिंग वगैरह होती है, तो हम क्यों ना टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट करें कि भाई पर्यटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, वहाँ पे लोग आते हैं तो वो लोकली रोजगार क्रिएट करते हैं, आएंगे पैसा खर्च करेंगे, तो वो पैसे भी उत्तराखंड के पास ही आएंगे। तो सिंपल स्ट्रेटजी थी कि हमें कुछ नहीं करना, पहली चीज़ जो हमारे पास है हमें उस पर ध्यान देना है, और फिर उसके बेस पे 1-2 साल बाद कहीं और हम शिफ्ट करेंगे। तो शुरुआत में एग्रीकल्चर और टूरिज़्म जो नेचुरली उत्तराखंड को मिला था विरासत में, उस पे ध्यान दिया और बस उसी पे ध्यान दिया। उससे फिर जो पैसा आया, फिर केंद्र सरकार से पैसा लेती है उत्तराखंड गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर हम उद्योगों पे जाते हैं, उद्योगों पे खर्च करते हैं। तो शुरुआत का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2001-1-2, उस टाइम पे सिर्फ इतनी ही बात थी कि हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है अभी, और आगे के लिए बस उद्योग का विकास हो जाए, इतना ही काफ़ी है, ठीक। अब 2001-2 में पहला इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें जो नई अर्थव्यवस्था थी उत्तराखंड की उसका विश्लेषण हुआ, हमने पहचान की कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, फिर हमने उसी हिसाब से विकास की अपनी स्ट्रेटजी बनाई। उस स्ट्रेटजी में कृषि सबसे पहले कि हमें कृषि अच्छी करनी है, उसके बाद या उसके साथ साथ पर्यटन, और इन लॉन्ग टर्म हम उद्योगों पे भी ध्यान देंगे
यही जर्नी रहेगी टिल नाउ। अब उसके बाद अब उसके साथ साथ सरकार ध्यान देती है, कृषि में थोड़ा निवेश होता है, थोड़ा फिर आपका पर्यटन में बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उससे 2-3 साल में ही रियलाइज़ हो गया था सरकार को कि इससे लॉन्ग टर्म में काम नहीं होगा, क्योंकि जो पलायन है वो रुक ही नहीं रहा है। हम पलायन के बेस पे ही बने हैं कि भाई पलायन होता है, पहाड़ से पहाड़ खाली हो गए हैं, पहाड़ बसेगा तब पहाड़ बचेगा, इस नारे से हम आए हैं। वही नारा एक तरह से कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी संसाधन है या जिस भी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोजगार क्रिएट कर पाएंगे, हमें उस पर ध्यान देना है। तो एक बात समझ में आई कि कृषि में लोग तो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं भाई, 45%, 50% के आसपास लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। राज्य कब आगे बढ़ेगा, जब उसके पास पैसा होगा। तो फिर सोचा कि फिर पैसा और रोजगार, ये दोनों चीज़ें किस तरीके से की जा सकती हैं। उसका एक मॉडल निकल के आया कि भैया सिंपल है, आप अपने पास, आपके पास जो पोटेंशियल है आप उसको यूज़ करो और उसके बेस पे आप यहाँ जो बना सकते हो वो बनाओ। तो क्या किया, उसके बाद क्या किया सरकार ने, इकोनॉमिक सर्वे ना ये प्लानिंग ही है पूरी। फिर उसके 1 साल में 2 साल में क्या करती है सरकार, देखती है कि भाई हमें क्या करना है। उद्योग एक ऐसी चीज़ है, उद्योग एक ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देती है। ठीक, जो कृषि से आपने उत्तराखंड में बनाया उसको ये यूज़ भी कर लेती है। ठीक है भाई, आपने कोई सामान बनाया यहाँ पे, सपोज हनी बनाई या हनी मधुमक्खी पालन किया या मछली पालन किया, वो मछली आई तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी। उसको प्रोसेस करने के लिए भी लोग चाहिए, पैकिंग करने के लिए भी लोग चाहिए, फिर उस सामान को कहीं पहुँचाने के लिए भी लोग चाहिए। तो उद्योग क्या है, एक पूरा एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो हमने सोचा कि भाई पहले इसी पर ध्यान देते हैं, चलो हम उद्योग लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, ऊपर से पैसा हम चलिए बाहर से कब लेके आएंगे, जब इन्वेस्टर को यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कैसे होगा, पूरा तो लगभग ये पहाड़ है, ये तो सारा पहाड़ है, 86% तो सब पहाड़ है। लोगों से बोला कि आप आइए पहाड़ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब लोग बोलने लगे कि पहाड़ पे क्या इन्वेस्ट करें, आप बताइए हमें क्या चीज़ लगाएं। हम वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएंगे, सपोज कोई चिप्स बनाने की ही फैक्ट्री लगाएंगे सपोज, तो वहाँ पहाड़ पे कितने लोग खाते हैं चिप्स, बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग तो प्लेन में ही खाते हैं या फिर यूपी के आसपास के रीजन में, दिल्ली एनसीआर में खाते हैं। तो हमें वहाँ बेचना है ज़्यादा माल, हम पहाड़ पे लगा के करेंगे क्या, फिर यहाँ से ऊपर ले जाने में जो कॉस्ट लगेगी वो भी नुकसान देगी। ऊपर से लोग नीचे आएंगे, सामान नीचे आएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी। ऊपर से ऑल वेदर कनेक्टिविटी है नहीं, अगर बरसात आई, तेज़ बारिश हुई, रोड कट हो गई तो हमारा जितना सामान इंडस्ट्री में बना हुआ है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आई सबको कि पहाड़ में भी जो प्लेन एरिया है, ये पहाड़ एक राज्य पहाड़ अस्मिता के नाम पे बना था, पहाड़ी अस्मिता के नाम पे, लेकिन फिर इसमें भी ढूंढा कि प्लेन एरिया कहाँ है, चलिए हम वहीं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर लोग बोलेंगे कि आप कौन सी फैसिलिटी दोगे सर। तो सरकार बोलती है कि देखिए हमारे पास इतनी सारी रिवर्स हैं, वो पहाड़ से आती हैं, ढलान है पूरा, तो हम यहाँ पे डैम लगा के एनर्जी जनरेट करेंगे तो आपको सस्ती बिजली दे देंगे। समझ में आया सबको कि भाई उद्योग लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। लोगों को समझ में आया कि चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सस्ती है, ठीक है लगाएंगे यहाँ पे, और क्या मिलेगा। फिर सरकार ने बोला कि देखिए एक तो आपके पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ गई, आपके पास, आप प्लेन एरिया में हम आपको अगर कुछ लैंड दे देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे उद्योग लगाइए। और यहाँ से दिल्ली एनसीआर पास में है, मुजफ्फरनगर, यूपी, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और पूरा यूपी आपके पास है, साथ ही साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी आप माल भेज सकते हो। तो आपके पास जो ज्योग्राफी है या फिर प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी टू एनसीआर है, वो भी अच्छा है। बात समझ में आई भाई, लॉजिकल बात है।
ठीक है, और आप क्या ऑफर करोगे हमें? इन्होंने बोला कि देखिए उद्योग लगाने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्लियरेंस नहीं मिलते जल्दी से। बाबू के आपके जो ऑफिसर हैं उनके चक्कर काटते रहते हैं, डीआईसी जाते रहेंगे, वो परमिशन नहीं देते हैं, पैसा खाते हैं। सरकार ने बोला कि हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस कराएंगे जल्द से जल्द, हम चाहे उसके लिए सिडकुल की स्थापना करें ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम स्मूदन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, फटाफट मिल जाए, आप अपनी फैक्ट्री जो भी आपको काम करना है वो चालू करें आप। ठीक, फिर उसके बाद बोले आपको टैक्स में भी हम छूट दे देंगे। अब टैक्स में अगर आप छूट दोगे तो फिर राज्य के पास तो पैसा नहीं आएगा। तो फिर सरकार ने क्या काम किया, केंद्र सरकार से मांगा पैसा और केंद्र सरकार ने एक स्पेशल पैकेज दिया उत्तराखंड को। तो उससे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें भी उद्योग की एक नींव रखी गई। उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना होती है 2002-3, ठीक है। इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फेज स्टार्ट होता है उत्तराखंड में। सिडकुल, यहाँ भी सिडकुल बना है सितारगंज। ऊपर से आपका जो पंतनगर वाली बेल्ट है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम है। रुद्रपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ भी है। काशीपुर में भी इंडस्ट्रियल एक हब बना हुआ है, पहले से भी था वहाँ पे, तो शुगर किन और राइस की वजह से। ऐसे ही सिडकुल एक हरिद्वार में, कि इसके आसपास की रीजन को हम कवर कर लेंगे। और बीच में आपका एक कोटद्वार पड़ता है, ये इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ से भी सामान आएगा जाएगा, ठीक है। और ये पहाड़ पे ऐसे चढ़ता रहेगा, यहाँ से भी जाएगा और इधर से भी, ठीक। तो ये प्लानिंग थी, सरकार इस पे बहुत फोकस करती है। 2002-2003 ये सिडकुल की स्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल पैकेज, सब चीज़ें उसी फेज में हो जाएंगी। तो उद्योग में इतना सारा चीज़ हुई, उद्योग भी आया और उत्तराखंड में उद्योग एक तरह से बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच गया। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई। मेजर सेक्टर यहाँ पे निकल के आए, देखिए फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप हुई। मेगा फूड पार्क बने, ठीक है। आप देखोगे पतंजलि कहाँ पे है, हरिद्वार रुड़की रोड पे ही है, उसका डेवलपमेंट होता है। फिर नेस्ले आती है, ठीक है, नेस्ले है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, ठीक है, आईटीसी, तो अलग अलग कंपनी यहाँ पे आती है फूड प्रोसेसिंग में। उसके बाद एक ऑटोमोबाइल का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। रुद्रपुर वाली जो बेल्ट है, रुद्रपुर की जो बेल्ट है, वहाँ पे आप देखो टाटा का प्लांट है, नैनो, वहाँ पे कार का काफ़ी ज़्यादा काम है। तो ऑटोमोबाइल का भी यहाँ पे काम हुआ है। तीसरा फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा की भी बहुत तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है। आप देहरादून सेलाकुई चले जाइए, सेलाकुई, आपको फार्मा इंडस्ट्री इतनी सारी मिलेंगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। ये डाबर वगैरह खूब सब इधर ही है, ठीक। और क्या हुआ इसमें, तो उद्योग के साथ साथ ऐसे थोड़ी बड़े उद्योग, एमएसएमई जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो 2003 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ये अपने आप में उत्तराखंड की एक पहचान करा चुकी थी पूरे देश से, पूरी दुनिया से। इतना तगड़ा इस पे काम हुआ। तो 10, 11, 12, 13 तक एक इंडस्ट्रियल हब बना। उत्तराखंड में पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ मिली और उत्तराखंड सही तरीके से जो नेशनल था उसके एवरेज से भी ऊपर चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही साथ सरकार क्या कर रही थी कि चलिए प्लेन एरिया में तो टूरिज्म हो गया है, सॉरी इंडस्ट्री हो गई है, जो पहाड़ बचा है तो वहाँ पे हम कृषि उस पर ध्यान देंगे और ध्यान देंगे यहाँ के पर्यटन पे। बहुत पैसा खर्च किया गया पर्यटन पे, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी हुआ। सब कुछ कराने के बाद एक जंप आया यहाँ की टूरिज्म में। और टूरिज्म में भी कैसे, सिंपली ऐसा नहीं कि 4 धाम यात्रा चलती है तो 4 धाम का टूरिज्म। सरकार ने बोला कि हमें डाइवर्सिफाई करना है अपना टूरिज्म। जो गांव है हम उसको विलेज टूरिज्म के नाम से प्रमोट करेंगे, जहाँ खेत हैं पहाड़ पे उसको एग्री टूरिज्म के नाम पे प्रमोट करेंगे। ऋषिकेश वगैरह ऐसे ये जो स्पिरिचुअल सेंटर है तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का प्रमोशन देंगे ताकि दुनिया से लोग यहाँ पे आए। एडवेंचर टूरिज्म, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, इन सब को प्रमोट करेंगे। हुआ भी प्रमोट, ठीक। तो प्रमोट होता है अलग अलग, बहुत ज़्यादा जो टूरिज्म एक सेक्टर था
हमने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, मीन्स अलग अलग उसमें भी डिमार्केशन किया कि अच्छा गांव है तो गांव का अलग टूरिज्म है, अगर आप ट्राइबल बेल्ट में जा रहे हो तो ट्राइबल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और स्कीइंग, कुछ फेस्टिवल, वो सब कुछ करा के टूरिज्म में अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी आप देखो टूरिज्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, सपोज एडवेंचर टूरिज्म का एग्जांपल लेते हैं। एडवेंचर के लिए ज़्यादातर ऋषिकेश फेमस है, वहाँ पे क्या होता है, बंजी जंपिंग होती है। अब सरकार बोल रही है कि हम जो दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज है जहाँ से बंजी जंपिंग होती है वो 260 मीटर का है, शायद चाइना में है। सरकार की क्या प्लानिंग है कि हम ना 300 मीटर का या फिर 300 मीटर का इतना बड़ा और इतना अच्छा ब्रिज बनाएंगे कि वहाँ से बंजी जंपिंग होगी, हम इंटरनेशनल एक मार्केट में भी पहुँचेंगे, हमारा नाम होगा, नंबर 1 आएंगे। ठीक है, आप पहुँच सकते हो, आप नंबर 1 हो जाओगे, चाइना को पीछे कर दोगे, लेकिन हर साल जो लोग वहाँ पे मरते हैं गिरने के बाद रिवर राफ्टिंग में, हर साल देखो कितने लोग ऐसे ही तैर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बिल्कुल भी, मीन्स कोई उसका ओवरव्यू करता भी है नहीं करता, वो पता ही नहीं। आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो बंजी जंपिंग के लिए जाता है, न्यूजीलैंड में है एक क्वींस टाउन है शायद, न्यूजीलैंड में, जो कल फाइनल में हमसे हारा है, वहाँ पे है, क्वींस टाउन है शायद, शहर का नाम तो मुझे पता है क्वींस टाउन है, न्यूजीलैंड में ही है। तो वहाँ पे क्या है, टूरिज़्म सबसे ज़्यादा जाता है, फॉरेन टूरिज़्म बंजी जंपिंग के लिए। तो फिर पता लगाया गया कि भाई यहाँ पे क्यों ऐसा है, तो वहाँ पे क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे पैसे कंपेयर करोगे तो उत्तराखंड में जितने पैसे लगते हैं बंजी जंपिंग के लिए उससे 4 गुना चार्ज करता है न्यूजीलैंड, और वहाँ पे भीड़ और ज़्यादा है। तो मतलब महंगा है फिर भी ज़्यादा लोग हैं। हमारे यहाँ 4 गुना कम, मतलब 4 गुना सस्ता है, उसके बाद भी यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट तो शायद ही कोई आता होगा, नहीं मतलब स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए, उसके लिए कम आते होंगे, क्योंकि सेफ्टी वो यहाँ पे उतना अभी नहीं है। तो सरकार को बस क्या करना है, कोई बड़े ब्रिज नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, सिंपली आप सेफ्टी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के कर दो, बाहर से लोगों को लेके आओ, उनसे रिव्यू कराओ, कुछ प्रॉब्लम है सही कराओ, चाहे फीस चार्ज करो ज़्यादा, लेकिन आप सेफ्टी इंश्योर कर दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। तो टूरिज़्म जो डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हमें क्वालिटी टूरिज़्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड की ग्रोथ हो रही है। 2010-11 तक इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, बढ़िया से काम कर रही हैं, टूरिज़्म भी हमारा प्रमोट हो रहा है। अब यहाँ से उत्तराखंड की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बिल्कुल बढ़िया होती चली जाएगी। लेकिन 2019 में आके एक डेंट पड़ता है। कैसे? कोविड आता है, कोविड के बाद अब सारा काम बंद हो गया, जितनी भी टूरिज़्म था वो लगभग ख़त्म हो गया, लोग गए ही नहीं कहीं भी, ना फॉरेन टूरिस्ट आया, ना इंडिया का कोई टूरिस्ट गया पहाड़ पे। तो उससे हुआ क्या, उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म ख़त्म हुआ तो सिर्फ टूरिज़्म ही था वो, अब उस टूरिस्ट को ले जाने के लिए ऊपर गाड़ी चलती थी, वो गाड़ी बंद हो गई, जो ट्रैवल एजेंसी थी वो बंद हो गई, जो होटल वगैरह स्टे प्रोवाइड करते थे वो ख़त्म हो गए, ऐसे ही उन होटल में, उन होम स्टे में जो लोग काम करते थे वो बर्बाद हो गए, जो उसमें खाना बनाते थे वो ख़त्म। अब एक तो लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उनकी आय ख़त्म, तो वो फिर डिमांड कैसे करेंगे, मीन्स आपके पास पैसे हैं, आप कुछ खर्च करोगे तो उस जहाँ भी खर्च कर रहे हो उत्तराखंड में ही तो करते हो, तो वहाँ भी कोई ना कोई होगा जो उधर से सप्लाई कर रहा होगा, प्रोडक्शन बढ़ा रहा होगा। अब आपके पास पैसे बचे नहीं, आपने डिमांड ज़ीरो कर दी, तो उधर से प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे इंडस्ट्री में उनकी भी जॉब चली जाएगी। तो धीरे धीरे करके एक डेंट पड़ा उत्तराखंड की इकोनॉमी पे। उसके बाद जब लोग कोविड के बाद अंदर रहे, 1 साल सबको लगा, इतने फ्रस्ट्रेशन हुए, एक शैडो पेंडेमिक वो बनी, तो फिर सबको समझ में आया कि भाई घूमना फिरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर इतना बड़ा जंप आएगा कि वो उत्तराखंड, आप देखो पहाड़ कोविड के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, अभी तक, अब कम नहीं हो रही है, तब से लेके अब तक बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या हुआ कि जो टूरिज्म में डेंट आया था वो बूम होता चला गया, और चलते अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें टूरिज्म पे ज़्यादा अच्छे से काम करना है। तो ये आपकी अभी तक की ट्रेजेक्ट्री है,
इकोनॉमिक सर्वे की। तो जितने भी सर्वे वगैरह हैं वो इसी चीज़ को बताएंगे। ये मैंने आपके लिए समरी कर दी है, अब तब से लेके अब तक, और फिर आज इसको हम देख लेंगे। आपका टूरिज्म या फिर सॉरी इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो जाएगा यहीं से। चलिए ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो आप देखो 2016 तक उत्तराखंड का जो जीएसडीपी था, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना था? 1,95,124 करोड़। अगर मैं आपसे मोटा मोटा बताऊं तो 2 लाख करोड़ बोल सकता हूं, 2 लाख करोड़, इतना जीएसडीपी था। जीएसडीपी का मतलब आप समझते हो क्या है? जीएसडीपी का मतलब वही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर, तीनों को मिला दो इतना। तो राज्य के पास इतने पैसे थे एक साल में, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए का लगभग जीएसडीपी था। उसको हमने लोगों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, तो उससे पर कैपिटा इनकम आ गई। तो देखो उसके बाद ये बढ़ता जाएगा। 17-18 में 2,20,000 हो जाएगा, फिर 2,30,000, 2,40,000। अब 2019-20 में ना, यहाँ पे देखिए कोविड आता है, ये 20-21 में, तो 2,40,000 से कम होके ये माइनस होता है यहाँ पे 2,25,000, 2,25,000 करोड़। ठीक, उसके बाद जब कोविड ख़त्म होता है तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से 2,54,000 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2,92,000, 3,30,000 करोड़, और फिर एस्टिमेट किया गया है कि 3,78,000 करोड़ रुपए का बजट है। 2024-25 का ये एस्टिमेशन था। कितना था? इस नंबर को आप ध्यान रखना, इस नंबर को आप ध्यान रखना, ये है 3,78,244, ये एस्टिमेट था। ठीक, और 2025-26 के लिए कितना प्रोजेक्ट किया गया था? वो था आपका 4,29,307 करोड़। तो लगभग 4,30,000 करोड़ एस्टिमेट किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था कि 25-26 में इतना रहेगा। यहाँ से आपको सिर्फ एक बात पूरी इस समरी से कुछ याद नहीं रखना, सिंपली एक याद रखना है कि अच्छा उत्तराखंड का डेवलपमेंट लगभग किस तरीके से रहा, कब हमारे पास डेंट आया, क्यों आया, क्योंकि कोविड था, उसकी वजह से टूरिज्म पे प्रॉब्लम आई, उससे फिर पूरी जो एलाइड सेक्टर है वो ख़त्म हुए। ठीक, उसके बाद फिर जंप आता है और आते 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 हम लगभग 4,30,000 करोड़ का एस्टिमेट रखते हैं इन फ्यूचर। ये 2024 का एक्सपेक्टेशन थी उनकी। ठीक, अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। इसके बाद इससे भी आप देख सकते हो एक बार, ये लास्ट ईयर का मैंने यूज़ किया है कि देखिए यहाँ से जो वर्ष 2023-24 में 3,32,000 करोड़ इतना बजट था, लाख करोड़, और 2024-25 में 3,78,000 करोड़। ठीक, ये दो डेटा आपको याद रखने हैं, बाकी इसको आप भूल भी जाते हो, नोट एन इशू। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही डेटा बताया कि तब क्या था, उसके बाद क्या है। चलिए, अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि जीएसडीपी क्या है, कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इसको आप जोड़ दोगे तो आपका जीएसडीपी आ जाएगा। जीएसडीपी किस किस को? एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और सर्विस सेक्टर को। तो इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री को सेकेंडरी और सर्विस को टर्शरी। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो उसका शेयर कितना है, ये आपका जीएसडीपी है पूरा। इस जीएसडीपी में सिर्फ इतना शेयर है, लगभग 9.8 या आप बोल लीजिए 10% शेयर है किसका? प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि वाले का। तो कितना कम शेयर है आप देखो। ऐसे ही जो द्वितीय क्षेत्र है जिसमें इंडस्ट्री आती है उसका शेयर है लगभग 43%, है ना। और जो तृतीय क्षेत्र है, ये जो सर्विस सेक्टर है, इसका कितना है? लगभग 46%, 46 या 47 बोल लीजिए इसको, 47। तो यहाँ से आपको समझ में आए कि सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का है, मतलब ये जो सर्विस है, दूसरे नंबर पे प्राइमरी का है और सबसे लास्ट में एग्रीकल्चर का है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, अब ये इन तीनों को मिला के ही तो बना है जीएसडीपी। जीएसडीपी कितना है आपका?
3,78,000 करोड़ जो एक्सपेक्टेड था। अब उस 3,78,000 करोड़ को अगर मैं सभी लोगों में बांट देता हूं जितनी पॉपुलेशन है, तो एक व्यक्ति के पास कितने रुपए आएंगे 1 लाख में? वो आपकी पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम आपकी अनुमानित थी, देखिए 2,74,000 रुपये। ये करोड़ नहीं है, 2,74,000। ये आप मोटा मोटा ऐसे याद रखो, 2.25 लाख। पौने का मतलब समझते हो आप? 2.25 लाख। 3 लाख में मतलब 25,000 आप कम कर दोगे तो 2,74,000, 2,75,000 रुपये एक व्यक्ति एक साल में कमाता है। समझे बात को? ठीक, बस इसको याद रखना है। जीएसडीपी, अभी फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने आपको दो ही चीज़ बताई, जीएसडीपी क्या है, कितना है, उसमें अलग अलग क्या कंट्रीब्यूशन है, उसी को मैं लोगों में बांट देता हूँ। तो ये है स्थिति, है ना। चलिए अब आपके आते हैं डायरेक्ट एकदम काम की बात पे। काम की बात क्या है? देखिए, मैंने आपसे जीएसडीपी आपको पढ़ाया, उस जीएसडीपी में बताया कि 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उन सब का कंट्रीब्यूशन बताया। उस कंट्रीब्यूशन को जोड़ के जितने पैसे बने, वो पैसे थे आपके 3,78,000 करोड़। उसको हमने बांट दिया सभी पब्लिक में, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं। तो हर व्यक्ति को लगभग 2,74,000 रुपये मिले एक साल में। ठीक, अब जो जीएसडीपी था, उस जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जिसका 10% योगदान था, उसमें क्या क्या चीज़ आती है? उसमें सिर्फ कृषि नहीं आती है ना, उसमें कृषि तो आती ही है, साथ में बागवानी, कोई हॉर्टिकल्चर करता है, ये चीकू वगैरह, चीकू, हाँ चीकू भी उसी में आएगा, चीकू, सेब, आपका अभी कीवी की फार्मिंग चल रही है, तो ये सब हॉर्टिकल्चर एक सेक्टर में आता है। तो हॉर्टिकल्चर का कोई काम करता है, कोई मछली पालन करता है, गाय भैंस पालता है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में। मैं आपसे बस यही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझो इस बात को। हमें पूरा उत्तराखंड के बारे में सोचना है ना, तो आप समझो कि यार नीचे तो ये तराई का क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, यहाँ तो गन्ना, चावल, शुगर केन ये सब हो जाता है। पहाड़ पे क्या करेंगे? हम सिर्फ कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि में पहाड़ पे देखिए, यहाँ पे आप बागवानी कर सकते हो, या फिर गेहूं वगैरह लगा सकते हो, मोटा अनाज मिलेट्स वगैरह लगा सकते हो, दालें लगा सकते हो। उसके ऊपर हम एनिमल हस्बेंड्री साथ में करते ही हैं, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन तो शायद नहीं उतना होता, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन, मछली, आपने मोड़ मेला सुना होगा, टिहरी गढ़वाल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग हम ज्योग्राफिक कंडीशन की हिसाब से यहाँ पे खेती करते हैं। तो खेती आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में सिर्फ एक ही तरह की खेती नहीं है कि जो तराई के क्षेत्र में, जहाँ जैसी कंडीशन है हम वहाँ उस हिसाब से खेती करते हैं। एकदम एक्सट्रीम में, एकदम ऊपर पहाड़ पे चले जाएंगे, तो यहाँ भाई ठंडा है, ठंडे में सेब होता है, तो हम सेब, आड़ू ये सब लगा सकते हैं, ठीक है, अखरोट वगैरह। यहाँ पे खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, नीचे पानी ज़्यादा है तो मत्स्य पालन, मछली पालन, खेती तो करते ही ऑब्वियसली, और सबसे नीचे गेहूँ, चावल, गन्ना, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, देखिए पिथौरागढ़ एकदम एक्सट्रीम में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? भेड़ पालते हैं, भेड़, क्योंकि यहाँ एकदम एक्सट्रीम है, ठंड है, हमें जो ऊनी वस्त्र हैं वो भी चाहिए, ठीक, तो भेड़ उसके लिए वायबल है। ऐसी ही रामगढ़, नैनीताल, यहाँ पे देखिए ये बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे नाशपाती, सेब ये सब हो जाता है। और ऊपर पहाड़ पे यहाँ पे हम मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह इन सब की भी, इन सब को भी हम उगाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एग्रीकल्चर में ये अलग अलग सेक्टर हैं, और हम ज्योग्राफी के हिसाब से वो सब काम करते हैं। देखिए ये टेरेस फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे आपका ये हॉर्टिकल्चर है, नीचे ये पशुपालन है, यही है कृषि। जब कृषि में आपसे पूछे ना, तो यहाँ गलती मत करना कि सिर्फ कृषि बता दिया कि अच्छा गन्ना, चावल ये सब, उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, मत्स्य पालन भी होता है, और हॉर्टिकल्चर, और ये अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स भी उसी में आते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं, देखिए एग्रीकल्चर,
इसके साथ इंडस्ट्री और उसी के साथ है सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर में देखिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कृषि का ही है, कृषि या फिर खेती जिसको हम बोलते हैं। 36% खेती, 25% लाइव स्टॉक, ये जो आपके पशु हैं वो, उससे थोड़ा सा कम वनिकी, ये जो फॉरेस्ट्री है वो करते हैं। ऐसे ही माइनिंग और क्वेरिंग भी इसी में आता है, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन और ये जो एक्वाकल्चर है, ये सब हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर आते हैं आपके। और किस में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी आप देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया है, ठीक है। 36%, 25% पशुपालन, फिर फॉरेस्ट्री करते हैं, बस 3 याद रखो, बाकी तो ये कम है। ऐसे ही हम इंडस्ट्री में आएंगे, तो इंडस्ट्री में क्या है, सिर्फ क्या हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ 58 या 60% इंडस्ट्री का बनाती है, बाकी का 40% क्या है? तो उसमें लगभग 34% कंस्ट्रक्शन, ये जो निर्माण क्षेत्र है, निर्माण, विनिर्माण, ये सब 34% वो है, और बाकी जो बचा वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इन सब में आ जाता है, ठीक है। जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो आपके काम की हैं वो आता है, उस सब को मिलके बनती है आपकी इंडस्ट्री। ऐसे ही अब बचा आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस में क्या आता है? सर्विस में आपका आता है व्यापार आप कर रहे हो, कोई होटल आपने खोला हुआ है, रेस्टोरेंट खोला हुआ है, ये सब लगभग 40% कंट्रीब्यूट करते हैं सर्विस सेक्टर में। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये 18 से 20%, 18% आप देख लीजिए। फिनेंशियल सर्विसेज, ये जो बैंकिंग वगैरह है वो 6%। रियल इस्टेट, कुछ प्रोफेशनल सर्विस, कोई लॉयर वगैरह होते हैं ये सर्विस देते हैं, डॉक्टर अपनी सर्विस देते हैं, वो 12%। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, उसमें भी तो वो भी तो सेवा ही है, हम बोलते नहीं सिविल सेवक, सेवा वही तो सेवा है, और बाकी सर्विस। तो मेजर जो चीज़ है ना सर्विस सेक्टर में, आप देखो किसका कंट्रीब्यूशन है, इसी से इम्पैक्ट पड़ा था उत्तराखंड को। कि देखिए आप टूरिस्ट नहीं गए, आप ऊपर टूरिस्ट गए नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, आप जो होटल्स वगैरह हैं वो बंद हो गए, होटल बंद तो रेस्टोरेंट बंद, रेस्टोरेंट बंद तो रेस्टोरेंट जो सामान मंगा रहे थे नीचे से, एक व्यापार चल रहा था, वो व्यापार ख़त्म। तो ये 40% गया सीधा सीधा। फिर इसके साथ जो सामान ऊपर लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो ख़त्म, स्टोरेज ख़त्म। तो इन सबसे लगभग 50% जो आपके सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ख़त्म हुआ, ठीक। तो अब आपको समझ में आया क्या है पूरा? अभी तो हम इकोनॉमिक सर्वे पे आए ही नहीं है प्रॉपर, ये जो बेस आपको बताना है वो ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं है, डेटा है, मैं आपको 5-6 पॉइंट में सारा समझा दूंगा और याद भी हो जाएगा। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीएसडीपी, उसकी हिस्ट्री हमने देखी कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से उत्तराखंड में क्या इसकी स्थिति है। इसी में से निकलता है पर कैपिटा इनकम, वो क्या होती है वो हमने समझा। अब जो जीएसडीपी है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री है, तीसरी तरफ सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे ही इंडस्ट्री के अलग अलग पार्ट है, और सर्विस में भी अलग अलग चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। उन अलग का मैंने आपको बस नाम बताया, रेफरेंस दिया, उतना ही ज़रूरी है, ठीक। अब ये हम कंपैरिजन करेंगे बाकी स्टेट से। अब आप समझो इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में इस बार क्या होगा, आप एजम्पशन लगा सकते हो, हर कोई लगा सकता है कि कोई भी देश है, चाहे कोई भी राज्य है, कोई भी जगह है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो चीज़ें जो पिछले साल से अगले साल थोड़ी इम्प्रूव ही होंगी। इसको आप ऐसा समझो, एज की तरह समझो अपनी, कि थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ही आगे। ऐसे ही क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो चाहे आधे % का ही इंक्रीज़ हो, लेकिन इंक्रीज़ तो होगा। तो एक बात आप समझ सकते हो बिना पढ़ी, कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे में है उसके हिसाब से जो राज्य के पास पैसा है, जो राज्य के पास पैसा है वो इंक्रीज़ क्या होगा। पहली बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप। कुछ इकोनॉमी बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस इसको तरीके से एक बार समझ लो। अब राज्य के पास जनरली पैसा बढ़ा ही होगा, है ना, सबके पास उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ेगा।
तो आप देखो, जब राज्य के पास पैसा बढ़ा तो वही पैसा राज्य का जो है वो लोगों का है, उसको हमने लोगों में बांट दिया। वो क्या हुई? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी या घटेगी? तो जो पैसा सबको बांटा वो अगर वही बढ़ा हुआ है तो सबके पास जो पैसा होगा वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो ये बढ़ गया। चलिए, अब लोगों के पास पैसा आ गया है सबके पास, तो चाहे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा आया, लेकिन एक्स्ट्रा आया है ना। तो पहले जो लोग जितने गरीब थे अब उतने गरीब तो नहीं रहेंगे। तो गरीबी कैसी रहेगी? गरीबी थोड़ी ही होगी लेकिन कम जरूर होगी, ये गारंटी है। ठीक, अब गरीबी कम हुई है तो आप समझो गरीबी कम हुई है तो क्या है? तो गरीबी सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके पास पैसे आ गए और गरीबी खत्म होगी। वो गरीबी ऐसे खत्म हुई कि वो पैसा जो आया उसको आपने यूज़ किया अपनी सपोज शिक्षा में यूज़ किया, कहीं पे पढ़ाई वगैरह की, उस एक्स्ट्रा पैसे को लगा के। आप उसके साथ साथ अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे किसी वजह से, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, तो आप वो इलाज भी करा लोगे, तो आपकी हेल्थ भी सही होगी। हेल्थ सही होगी, वो सही हुआ तो आप आसपास जो आपका घर वगैरह है उसको भी थोड़ा ठीक रखोगे, जो कंडीशन है, साफ़ सफाई है, कोशिश करोगे कि थोड़ी 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 वो सही होती चली जाए। तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। कुल मिला के क्या है, जो आप एज ए ह्यूमन हो उसका विकास होगा। ह्यूमन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक, यही है इकोनॉमिक सर्वे। पढ़ लो, अब जितना आपको पढ़ना है ना, पूरा डॉक्यूमेंट उठा के 2 3 4 वॉल्यूम है उसकी, सब पढ़ लो, यही है ना। कुछ भी नहीं है इसके अलग। आप कितने ही न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ लो, कितना ही इसको पढ़ लो, अलग अलग सोर्स से पढ़ लो, 10 जगह से पढ़ो, कुछ नहीं है इसके अलग, यही है सब कुछ। बस इसमें क्या है, इसमें डेटा, बस इसके नो हाउ ये देख लो एक बार कि क्या है, क्या स्थिति है, क्यों है, यही आपको बताना है, पूछना है। सो बस अब आप इसका देख लो कि भाई राज्य के पास पैसा बढ़ा है तो कैसे बढ़ा होगा पैसा, है ना। कुछ चीज़ें, भाई ये क्या है, जीएसडीपी तो है ना, ये जीएसडीपी है। तो ये जीएसडीपी क्यों बढ़ा है, मैं इसके पीछे लिखता हूँ और फिर उसके आगे डेटा लिख देंगे। ये इधर लिखें इसको। चलिए, तो राज्य के पास पैसा क्यों बढ़ा होगा, खुद सोचो, अभी पॉज करके खुद सोचो कि अच्छा क्यों पैसा बढ़ा होगा। क्योंकि जीएसडीपी के 3 सेक्टर हैं भाई। पहला है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में कुछ ग्रोथ हुई होगी, एग्रीकल्चर बढ़ा होगा। दूसरा है आपका इंडस्ट्री, उद्योग है, उद्योग बड़े होंगे, है ना। उसके बाद क्या है आपका, उद्योग के साथ साथ ही छोटे जो लघु उद्योग है, एमएसएमई है, वो भी बढ़े होंगे। ठीक, ये सब बढ़े होंगे ना, कम तो नहीं हुए होंगे, कम होंगे तो हम देख लेंगे। तो ये सब बढ़े हुए होंगे। ऐसे ही एमएसएमई के बाद आप समझो सरकार ने कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है तो उससे भी तो पैसा आना शुरू हुआ होगा, कहीं टोल लगा होगा, कुछ और तरीके से आपने रोड बनाई, रोड बनने में जो मटेरियल लगा, लोहा, बजरी, सीमेंट, वो सब, तो उससे काम मिला, वो बढ़ा। दैट मीन्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा। क्योंकि पैसा बढ़ रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं लगाओगे, नई नई चीज़ें और फैसिलिटी क्रिएट करोगे कि टूरिज्म हमारे पास ज़्यादा आता है तो हम चलिए काम करते हैं, जो टूरिस्ट इंफ्रा है उसको बढ़ाते हैं, हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी देते हैं, ट्रेन पे कहीं और ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस तरीके से यही सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, और आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ क्या है ना, बिजली बनती है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का हमारे पास पोटेंशियल है। तो जो एनर्जी है वो भी हमने थोड़ी सी बढ़ाई होगी, क्योंकि जितने उद्योग वगैरह हैं, एमएसएमई, ये सब, इसमें बिजली की खपत तो होती ही है, तो बिजली में भी एक पुश आया होगा, तो ये भी बढ़ी होगी। तो कॉमन सेंस से चल रहा है सारी चीज़ें, उसके अलग कुछ नहीं है, आपने समझ लिया। चलिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो क्यों बढ़ी होगी भाई, क्योंकि लोगों को जॉब ज़्यादा मिली होगी, या मिली नहीं है तो लोगों ने जॉब क्रिएट की होगी, अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अपना स्टार्टअप किया होगा, चाहे स्टार्टअप। और लोगों के पास आय कैसे बढ़ी कि चलिए अभी तो हमारे पास जो पैसे हैं उत्तराखंड के, हम सब में बांट देंगे, चाहे कोई आदमी हो, औरत हो, कोई बच्चा तो नहीं, मेल में ही बांटेंगे, मेल नहीं, सॉरी, आपका जो
कॉमन डिनोमिनेटर है जो पॉपुलेशन है, जो एडल्ट है उसी में बांटा जाएगा, उसको देखा जाएगा वर्किंग एज के हिसाब से। तो एक स्थिति क्या है कि हम जितने भी लगभग जो ज़्यादातर मेल हैं वो तो काम करते ही हैं, लेकिन फीमेल का पार्टिसिपेशन जनरली कम होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने भी और ज़्यादा जॉब किए हों, फीमेल जॉब, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा हो। तो जो महिलाओं को देखिए, पहले हम काउंट तो कर ही रहे हैं ना पर कैपिटा इनकम में, हम जो पैसे दे रहे हैं वो तो सबको दे रहे हैं, उसमें कोई मेल फीमेल थोड़ी हो रहा है। तो मेल तो काम कर रहे थे, उनके पास पैसे हैं, अब फीमेल के पास भी जो पैसे हैं, अगर फीमेल और काम करने लगे तो उसके पास और ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो जॉब है उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन हो सकता है बढ़ा हो। गरीबी कम हुई है, ये तो ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है। और जो मानव विकास है, आपकी जो सपोज हेल्थ के इंडिकेटर हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो मदर मोर्टेलिटी है, ये सब भी कम हुए होंगे। मीन्स कम बच्चे मरते होंगे, कम माएँ मरती होंगी उस हिसाब से। ऐसे ही जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जब लोग मरेंगे ही कम तो जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ जाएगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई होगी। इसमें आपको डेटा की ज़रूरत कहाँ है, ये तो आप खुद ही सोच लोगे कि यार MMR IMR ये सब हेल्थ अच्छी हुई है आपकी, तो आप फिर एजुकेशन। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं शिक्षा अच्छी होगी, नहीं, SDG का नंबर देखो ना, पहले क्या है, जीरो पॉवर्टी, फिर हंगर, फिर आपके पास हेल्थ, फिर है एजुकेशन है। मतलब क्या है, तीसरे नंबर पे अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी तो आप पढ़ पाओगे। आज फीवर है, हेडेक हो रखा है, आप पढ़ लो, कितना पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले हेल्थ ज़रूरी है, फिर एजुकेशन। SDG का भी क्रोनोलॉजी यही है, ठीक है। तो IMR MMR लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका जो एजुकेशन है, ये भी सही हुआ होगा, ठीक। और क्या बचा इसमें, बस हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे। अब उठा के इसमें डेटा डाल देंगे, क्या है उसमें, चलिए। उत्तराखंड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP कितना हुआ है, 3,81,000 करोड़ 2024-25 में। और 2000 बार बार फंबल हो गया यार, अगेन आई स्टार्ट। चलिए आप समझो इस तरीके से लगभग, सॉरी उसके लिए। हाँ, GSDP हमारा कितना हो गया है, 3,80,000 बोल सकता हूँ, 81 में बोल रहा हूँ, क्योंकि ना कभी कभी ये जो ग्रुप C के एग्ज़ाम है ना, वो उसमें फंसा देता है आपसे। वो 4 ऑप्शन ही ऐसे रखेगा, 3,81,000, ठीक है, 3,80,000, 3,82,000, 379। तो वो इतने क्लोज ऑप्शन रखता है कि आदमी को सोचने का भी टाइम नहीं देता। कहाँ से रिकॉल कर लोगे आप अगर बस पढ़ के गए हो कि अच्छा 3,80,000 के आसपास है, तो लगा दो आसपास क्या है, तभी भी गलत हो जाएगा। तो बस इन स्टेट एग्ज़ाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी PCS में तो आप थोड़ा सा 3,81 भी याद रखोगे, काम हो जाएगा। तो मैं आपको एक पास्ट वाली चीज़ याद दिलाऊं, मैंने आपसे बोला था कि कितना एक्सपेक्टेशन इन्होंने रखी है, 3,78 की, ठीक, और 3,81 हुआ है, तो मतलब 3,000 करोड़ बढ़ी है, ज़्यादा उतना कुछ ग्रोथ नहीं है, चल फिर भी ठीक है। तो ये लेकिन 2021-22 से इन्होंने कंपैरिजन किया है कि तब क्या थी, 2.54, ठीक है। अब आप 2022 से कंपैरिजन करोगे 21-22 से, तो 23-24, 24-25, तो ये 3-4 साल का गैप आ गया है उसमें। तो उस हिसाब से तो ज़्यादा जंप दिखेगा ही। फिर आप बोल दो कि 2021 से हमने अर्थव्यवस्था डबल कर दी है, 1.5 गुना कर दी है, तो आप पिछले साल से बताओ कितनी की है, वो ज़्यादा सही है। तब से लेके अब तक, अब इन्होंने 2021 क्यों लिया है, सोचा आपने कभी? कोविड का टाइम था ना, कोविड के टाइम पे वो थोड़ी सी नीचे गई थी, आप वहाँ से काउंट करोगे तो आज आपको नंबर ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, है ना, समझे आप बात को? तो इस वजह से इन्होंने शायद की होगी, मुझे तो मतलब ऐसे ही लगा ये देख के। चलिए, सब गेम है नंबर के। चल, पर कैपिटा इनकम, अब देखिए जो पैसा आया वो कितना है, 3,78,000, तो थोड़ा बढ़ा, हम सरकार की इसमें तारीफ करते हैं। कितना है, 3,81,000 करोड़, मैं 81,000 ही लिख रहा हूँ, ठीक, करोड़। पहला डेटा याद है, याद रख लेना इसको। तो अब पर कैपिटा इनकम कहाँ गई, पर कैपिटा इनकम
ये कितनी बड़ी है? पर कैपिटा इनकम 2,73,000 करोड़ हुई है। 1000 करोड़ क्यों निकल रहा है? 2,73,000 रुपये या 2,74,000 रुपये आप मोटा मोटा बोल सकते हो 2024-25 में, जो पहले 2021-22 में 1,94,000 रुपये थी। अब लोग इसका ही डंका पीटेंगे। मीन्स थोड़ा सा आप अगर इसको पॉज लेके समझो ना, कुछ क्या है ना, जल्दी से बस बोलना है, उसको बोलने के लिए जैसा सरकार ने एज इट इज़ बोल दिया है उसको रिपीट कर देते हैं। अरे भाई इसको देखो ना, डिनोमिनेटर को कब से लिया है इन्होंने? 20, 21, 21, 22 से लिया है, तब तो वैसे ही कम थी, वहाँ से आप कंपेयर कर रहे हो तो कितनी बड़ी है? तब से तो भाई आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो बढ़ी हुई है, लेकिन 2,74,000 रुपये। हमारा एस्टिमेट भी शायद इतना ही था पहले। कितना था देखें एक बार, कहाँ है एस्टिमेट इसका? कितना है देखिए, ये देखिए अनुमानित कितना था? 2,74,064 रुपये। तो ज़्यादा कुछ ऐसी ग्रोथ नहीं है, मुझे तो लग रहा है उससे कम ही है ना, थोड़ी कम है, पहले से कम है, एक्सपेक्टेशन से कम ही है। ठीक है, तो 2,00,000 कितनी है? 74,000। हाँ, तो 60 रुपये उसमें ज़्यादा दिखा रहा है, उस हिसाब से कम है। तो पर कैपिटा इनकम पहले से ज़्यादा ही हुई है। कितनी है? 2,74,000। आप बोलोगे कि वो जो दिखाया आपने 2,74,060 होनी थी, तो वो अनुमानित थी, है ना, अनुमान था, लेकिन अनुमान थोड़ा सा आसपास ही रहा। चलिए, इतना सटीक हो भी नहीं सकता किसी का। तो फिर से मैं 2,74,000, ठीक है, समझ में आया? अब फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। तो ये इन्होंने बताया है कि हमने कोलैबोरेशन में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, इनके साथ कोलैब किया और फिर इसको हमने तैयार किया। तो रिपोर्ट देखा गया कि जो 2024-25 में जीएसडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.23% थी, और हम अगले साल के लिए बोल रहे हैं कि वो बढ़ के 8.2% हो जाएगी। तो आप जिस साल में हम हैं तो 2026 है ना, तो 6 और 2 जोड़ दो, कितना हुआ? 8.2%। उल्टा कर दो इसको, मतलब कैसे? 2026, तो इनको जोड़ देना है आपने, 6 और 2 8, इस जीरो को पॉइंट समझो और इसको 2 लगा दो, तो कितना हुआ? 8.2%। तो 8.2% रहेगी अगले साल के लिए। लास्ट ईयर कितनी थी? 7.23%, वो कम थी। ठीक, अब चलिए, ये बोल रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि एमपीआई जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो डिक्लाइन हुआ है 6.92%। कहाँ से? 9.7% से। ठीक, वाइल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज फ्रॉम 64% फ्रॉम 60%। चलिए, मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ से समझो कि ये जो लेबर फोर्स थी ना, ये जो लेबर फोर्स थी, जो महिलाओं की इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो पहले कितना होता था? ये होता था 60%, अब बढ़ गया है, कितना हो गया है? 64%। कितना हो गया? 64%। तो ये बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हो। ठीक, तो ये डेटा आपको मिल गया इसका। चलिए, अभी और भी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो भी 9% से 6% आई है। तो ये जो गरीबी है, इसको हम बोल सकते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो पहले कितनी थी ये 9% थी, 9.27 थी, वहाँ से कम होके ये 6% आपकी बची है। ठीक है, तो जो 9 है वो 6 हो गया। अभी किसी ने बोला भी था ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला था कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, मेरा 9 आपका 6 हो सकता है। तो वैसे ही याद रख लो, आपका 9 इन्होंने सुन लिया, ये शायद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ ही इन्होंने कोलैब किया होगा, तो उनका 9 अब हमारा 6 है। ठीक है, याद हो जाएगा, गरीबी कम हुई है। चलिए, क्यों हुई है गरीबी कम? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि एसडी
ये जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये बढ़ा है, और ये क्यों बढ़ा है, ये इन फैक्टर से बढ़ा है। सारी चीज़ें क्लियर है ना, चले आगे। ओके, अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ MSME इंक्रीज टू, लगभग 80,000 हो गई है MSME, पहले कितनी थी, लगभग 60,000 के आसपास थी। तो एक डेटा हम इसको याद रखेंगे अभी, ठीक। ऐसे ही जो रोजगार है वो 4,56,000 इतना हो गया है 2025 में, ठीक। जो लार्ज इंडस्ट्री है पहले 107 थी, अब बढ़ के 128 हो गई हैं, तो 107 थी अब 128 हो गई हैं बढ़ के। स्टार्टअप 1750 हो गए हैं 2024-25 में, और 2017 में तो ये जीरो थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब कुछ नहीं था तब शून्य था। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर शोड स्टडी एक्सपेंशन रोड लेंथ, ये तो जो रोड की लेंथ है वो भी बढ़ी है, हेलीपोर्ट्स भी बड़े हैं, हेलीपैड भी बड़े हैं, और सोलर पावर की जो कैपेसिटी है वो भी हमने डबल की है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है इसी लाइन में। चलिए एक एक करके इसको रखते हैं, सारा फ्रेम है हमारे पास। एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री जो बिग इंडस्ट्री है वो पहले कितनी होती थी 107, अब कितनी हो गई है 128, ठीक, इंक्रीज हुई है। याद रह जाएगा आपको, दिख भी रहा है ना, यही है ना, 107 से 128 हुई है ना, ठीक है। MSME कितनी हुई है आपकी, पहले कितनी थी MSME, पहले थी 60,000, अब हो गई है बढ़ के कितनी 80,000, ठीक। याद रहेगा, MSME का डेटा याद हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बोल रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कहाँ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कितना है कि जो रोड है वो चौड़ी हुई है, उसकी लेंथ कितनी हुई है 51,000, हेलीपोर्ट 7 हुए हैं, हेलीपैड 118 है, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड है, इधर लिख देता हूँ मैं, जो रोड है वो 51,000 हो गई है किलोमीटर, इसका चौड़ीकरण भी हुआ है। ऐसे ही जो हेलीपोर्ट है वो 7 हो गए हैं, और जो हेलीपैड है 118 हो गए हैं, ठीक है। एनर्जी में जो सोलर पावर है उसका जनरेशन 1027, इतना ही है ना, 1027 कहाँ है, 1027 मेगावाट ही है, ठीक है। तो 1027 मेगावाट हो गया। 1 GB में कितनी MB होती है, 1024 होती है ना शायद, तो बस उतना ही है। सोलर पावर भी चिप लगती है ना उसमें, सोलर पावर भी, या पैनल समझो चिप लगी हुई है, वो चिप, एक चिप में कितनी मेमोरी उसमें, ऐसी बस याद रख लो कुछ ना कुछ लिंक बना के, ठीक है। तो MSME हुआ अपना, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली इससे, स्टार्टअप 1750 हुए हैं, एक ये चीज़ रह रही है बस, ठीक है। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप मैंने कहाँ लिखा था, ये जॉब बढ़ी है ना, तो स्टार्टअप कितने हुए, फिर से भूल गए कितने हैं, 1750 स्टार्टअप, 1750 स्टार्टअप हैं उत्तराखंड में, और 2017 से आप कंपेयर करोगे तो तब जीरो थे, है ना। तो आप समझो, याद आपको अगर रखने में दिक्कत है तो इसको ऐसा समझ लो कि अभी 1750 है और 2017 में कितने थे, जीरो थे, ठीक है। 1750, अब सोचो ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, स्टार्टअप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है जब से कोविड आया है, या फिर 2016 में जब से क्रांति आई है, ये टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया एक तरीके से, जियो वाली आंधी, उसके बाद से ही तो ये चीज़ बढ़ी है ज़्यादातर। तो ये अपना है इस तरीके से, है ना। बस ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा बोर कर दिया मैंने आपको। पावर जनरेशन 16,500 मिलियन यूनिट, कितना है पावर जनरेशन, 16,000
500 मिलियन यूनिट, और जो कंजप्शन है वो 17,192 है, मतलब जो खपत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी है? 17,192 मिलियन यूनिट, ठीक है। तो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंजप्शन भी उसके साथ साथ बढ़ा है, उससे ज़्यादा ही है। अब हाँ, हेल्थ केयर में आते हैं। जो IMR है वो 20 हो गया है, MMR 91 हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 हो गई है, सैनिटेशन 100% हो गया है, एग्रीकल्चर बढ़ा है, डेयरी बढ़ी है, फिशरी बढ़ी है, टूरिज्म बढ़ा है। SDG इंडेक्स में हमारी रैंकिंग नंबर 1 हो गई है। तो अब एक बार इसको डेटा को बस इस पर चढ़ा देते हैं, काम अपना हो गया। तो IMR कितना है? 20 हो गया है घट के, MMR 91 हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 हो गई है, अब 73 साल जीता है एक एवरेज आदमी। एजुकेशन भी हमारी अच्छी हुई है, इसका डेटा इन्होंने नहीं दिया हुआ, आगे दिया हुआ होगा कहीं। तो बन गया आपका पूरा चार्ट, आप समझ में आ गया क्या है। तो GSDP वो बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ी है, इंडस्ट्री बढ़ी है, MSME बढ़ी है, इंफ्रा बढ़ा है, एनर्जी बढ़ी है। ये सब मैंने आपको बता दिया कितना कितना बढ़ा है। अब जब पैसा बढ़ा राज्य के पास तो लोगों के पास भी आय बढ़ी। अब लोगों के पास आय भी क्यों बढ़ी? क्योंकि रोजगार भी बढ़े, लोगों ने स्टार्टअप अपना काम शुरू किया। जो महिलाएं थी वो भी काम करना स्टार्ट करने लगी और ज़्यादा, पहले 60% थी, अब 64 हो गई है, ठीक। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। आपका 9, हमारा 6, ठीक है। तो गरीबी पहले 9% थी, अब 6% बची है। और जब गरीबी कम होती है तो सारे इंडिकेटर आपके सही हो जाते हैं। IMR सही होगा, MMR सही होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, ओ सॉरी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, ध्यान रखना इसको। ये कहाँ से सिंबल लेके आ रहा है, लगता है कि अच्छा अभी तो यूज़ करना भी नहीं आता है सही से। हाँ चलिए जो भी, तो एजुकेशन वगैरह भी आपकी सही हुई होगी, ठीक है। बस यही है आपका मिनट का है। अब बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ो सारे या सर्वे भी पढ़ोगे, यही डेटा है। उसके अलग आप फोमो मत रखना कि कुछ छूट गया। देखिए उत्तराखंड विटनेस 50% मोर GSDP ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी वाई विद 8.2% एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्टेड। क्या ये किसकी है? किसी बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। अरे भाई 50% मोर GSDP ग्रोथ कहाँ से कंपेयर कर रहे हो? उसको तो देख लो कम से कम। ऐसे ही अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये दूसरे न्यूज़पेपर की है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि देखिए 60 से 64 हुआ है, ये मैंने आपको करा दिया है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो सही हुई है हमारी, पहले 0.71 था हमारी रैंकिंग, अब बढ़ के 0.72 हो गई है। तो 0.71 से बढ़ के 0.72 हो गई है। इसका ग्राफ बनाना बनता है, ठीक। एकदम मार्जिनल इंक्रीज है किसमें? आपके जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें बेसिकली आपकी HDI इसकी रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। कहने का मतलब ये है 71 से 72 हुई है बस। स्टेट अंडरवेंट सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ग्रोथ, ये सब हुई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ये मैंने आपको करा दिया है। स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप 0 से 1750 हुए हैं, ये भी नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ग्रोथ, ये ठीक है, एक्सपेंडेड। 51,000 आपका हाईवे बना है इतना, और 60 से 118 पिछले 4 सालों में क्या हुए हैं आपके? हेलीपोर्ट्स वगैरह हुए हैं, हेलीपैड हुए हैं। स्कूल एजुकेशन में ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप आउट रेट है, जो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, वो कम होगा क्योंकि एजुकेशन इंप्रूव हो रही है आपकी। प्राइमरी में वो कम हुआ है, कितना हुआ है? 1.4%। ऐसे ही सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट, ये भी बहुत कम हुआ है। ये पहले 7.5% के आसपास था, अब 4.5% है। तो जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें 4.5% ड्रॉप आउट हो गया है, मतलब कम हुआ है पहले से। ऐसे ही जो हायर एजुकेशन है, डिग्री कॉलेज हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी है। 139 हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, और गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के 20 से 52 हुए हैं। तो डिग्री कॉलेज 139 है और 52 है आपके पब्लिक प्राइवेट, ये सारे स्कूल लगा के। मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट छूट गया था ना डेटा से, ये वाला कि IMR MMR ये एजुकेशन। तो एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या हायर एजुकेशन। तो प्राइमरी में ड्रॉप आउट कम, सेकेंडरी में कम, इसमें जो कॉलेज वगैरह हैं वो सब बढ़े हैं, ऐसे याद रख लेना। बाकी ये इंग्लिश का चल रहा है, सब कुछ वही है। देखिए 7.5% से इतना हुआ, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई, HDI ऐसा हुआ, ये सब मैंने आपको करा दिया है। GSDP
कितना था 254, अब कितना है 281। तो बहुत बढ़ रहा है नहीं, इतना भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि यार देखो 21-22 से कंपेयर कर रहे हैं 24-25 को, 4 साल का डिफरेंस बहुत होता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम के लिए इतना हमने उम्मीद जताई है कि फ्यूचर हमारा 2026 2026 6 और 2 8, ये 0.0, ये 2 2, इतना रहेगा बस। बाकी और क्या है इसमें आपका, ये हिंदी में है। सोलर कैपेसिटी बढ़ी है, एसडीजी में नंबर 1 हुए हैं। ठीक है, ये हिंदी में 4 साल में 1.5 गुना हुई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, गरीबी घटी, आमदनी बढ़ी। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है क्यों हुआ है। ये एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, हिंदी वाले इसको पढ़ लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ भी नहीं है, सारा मैंने आपको ये करा दिया है। ठीक, आयु भी बढ़ी है, ये बढ़ा है, सब बढ़ा है। तो आई होप इकोनॉमिक सर्वे आपको समझ में आ गया, यही डेटा है और यही सब कुछ है। इसके बाद एक वॉल्यूम में हेल्थ का चैप्टर आएगा, किसी में एजुकेशन। मैंने उसको देखा ना पढ़ के, तो उसमें क्या था ना, जो पिछला वाला था 2024 का भी, उसमें ऐसा था कि लगभग हेल्थ की ज़्यादातर स्कीम दी हुई है, और स्कीम में भी कि इतना खर्च किया है, इतना खर्च किया है, इतना खर्च किया है। तो वो फिर बेवजह की चीज़ है, उसमें कुछ काम का नहीं है। डेटा आपका इतना ज़रूरी है, ये आपने देख लिया। इकोनॉमिक सर्वे को भूल जाओ, जो याद रखना है ये याद रखना है बस। अब बजट आएगा आपका, उस बजट को देख लेंगे हम, और तरीके से देख लेंगे, इसी तरीके से। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्कीम्स वगैरह डिस्कस करनी है। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।